अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कल हमने पढ़े थे हरकत सलासा। कल हरकत सलासा पढ़े थे। हरकत सलासा के अंदर क्या था कि ज़बर, ज़ेर और पेश ये थे और इनके जो नाम थे और जिनके ऊपर पेश या ज़बर या ज़ेर आती थी उनके नाम थे। यही है। तो आज उससे अगला पढ़ेंगे हम। आज हम पढ़ेंगे आज हमारी हरकत सलासा नहीं है, हमारी हरकत सलासा मुकम्मल हो चुकी है। आज जो हमने पढ़ना है वो सबसे पहला पढ़ना है जज़म। जज़म जज़म और इसको साकन भी बोला जाता है। जज़म या साकन। जिन हरूफ के ऊपर हरकत सलासा ना हो, हरकत सलासा ना हो, वो हरूफ साकन होते हैं। आप इसको कह सकते हैं कि जिन हरूफ पर हरकत सलासा ना हो वो हरूफ साकन कहलाते हैं। अच्छा, साकन की अलामत क्या होती है? आपने कभी देखा किसी हर्फ के ऊपर ऐसे डाला होता है उल्टा आठ सा, है ना, और बसा औकात ऐसे ऐसे भी डाला होता है। तो जिस हर्फ के ऊपर ये वाला निशान या ये वाला निशान आए तो आपने ये समझ लेना है कि ये हर्फ क्या है? साकन है। ये हर्फ साकन है। अब हम इसकी एग्जांपल ये लेते हैं। एक लफ्ज है हमारे पास निजाम। निजाम के अंदर हम पढ़ेंगे तो नून के ऊपर भी आपको हरकत सलासा नजर आएगी। इसके बाद आ जाती जोए के ऊपर भी आपको हरकत सलासा का कोई ना कोई असर नजर आएगा। अल्फ के ऊपर भी नजर आएगा, लेकिन मीम के ऊपर आपको किसी किस्म की हरकत सलासा नजर नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मीम के ऊपर जबर डालें तो नजामा बन जाएगा, मतलब ये गलत हो जाएगा। अगर हम इसके ऊपर पेश डालें तो नजामी बन जाएगा, फिर भी गलत हो जाएगा जेर डालेंगे तो। और अगर इसके ऊपर पेश डालें तो फिर नजामू बन जाएगा, फिर भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो मीम है ये साकन है। ये मीम क्या है? साकन है। तो साकन की अलामत अमूमन हर्फ के ऊपर इस टाइप से भी डाली जाती है और बसा औकात इस टाइप से भी डाली। ठीक हो गया? साकन की समझ आ गई है? अच्छा, अब ये तो थी कि साकन या जज़म क्या होती है। अच्छा, अब जिस हर्फ के ऊपर साकन की या जज़म की अलामत आएगी उस हर्फ को क्या कहते हैं? जिस हर्फ के ऊपर साकन की अलामत आएगी उसको मजजूम कहा जाता है। मजजूम। साकन की जिस हर्फ के ऊपर अलामत आएगी वो क्या कहलाएगा? मजजूम। तो आप ऐसे कह सकते हैं, जिस या जो हर्फ साकन होगा, जो हर्फ हर्फ पर साकन या जज़म आने
की सूरत में वो हरफ क्या कहलाएगा? मजजूम। मजजूम कहलाएगा। क्लियर होगी बात? इसके अंदर कोई डाउट है तो मुझे बताएं। जज़म या साकन? क्लियर है? अगले की तरफ जाएं, क्योंकि आज 5 हैं लेकिन शॉर्ट से हैं। 15 मिनट का इंशाल्लाह ताला ये हमारा आज का भी लेक्चर 15 मिनट का होगा ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, अब हम आते हैं अगले की तरफ। अब एक अलामत है तशदीद की। तशदीद, तशदीद एक ऐसी अलामत है या एक ऐसा मकसद इसका इस्तेमाल है जो हम आम इस्तेमाल में रोजमर्रा की इस्तेमाल में ज्यादा से ज्यादा लाते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हरफ को लिखा एक बार जाता है लेकिन पढ़ा 2 बार जाता है। तशदीद आने की सूरत में हरफ को लिखा एक बार जाएगा लेकिन पढ़ा 2 बार जाएगा। तो क्या लिख करेंगे? तशदीद की अलामत आने की सूरत में हरफ को लिखा एक बार जाएगा, लिखा एक बार जाएगा लेकिन पढ़ा 2 बार जाएगा। पढ़ा 2 बार जाएगा। तशदीद की अलामत आने की सूरत में क्या होगा कि हरफ को हम एक बार लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे 2 बार। मिसाल के तौर पर मसलन कोई एग्जाम्पल दे जिस पर शक आती हो तो हो गया। मसलन शिद्दत, मसलन शिद्दत, दाल के ऊपर मुशद्दद की अलामत आ गई। और मुशद्दद की अलामत क्या होती है? ये वाली, ये मुशद्दद की अलामत है, होती है ना ऐसे, ये मुशद्दद की अलामत है। तो जिस पर ये मुशद्दद की अलामत यानी कि शद आ जाए उस हरफ को लिखा एक बार जाएगा लेकिन पढ़ा 2 बार जाएगा। जैसे शीन दाल दे, शिद्दत आना चाहिए था ना, अब शिद्दत आ रहा है। ऐसे ही और किस कोई लफ्ज आप बताएं मुझे शिद्दत, और इसके अलावा कोई और लफ्ज भी बताएं। दिल्ली में भी आ जाएगा, जद्दे में भी आ जाएगा। अब ये देखें, अब एक लफ्ज है जद्दा, जद्दा। अब दाल को आप ठोक के 2 बार पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर तशदीद आ। ठीक होगी बात, समझ आ गई बात की? अच्छा, अब जिसके ऊपर, जिस हरफ के ऊपर शद आएगी उस हरफ को क्या कहा जाएगा? जैसे जीम दाल के ऊपर शद है और अलमत दा है, तो ये दाल क्या है? ये दाल कहलाएगी मुशद्दद। दाल क्या कहलाएगी? मुशद्दद। अच्छा, मुशद्दद क्या होता है? जिस हरफ के ऊपर, जिस हरफ पर
तशदीद का निशान आएगा वो हरफ क्या कहलाएगा? मुशद्दद। वो हरफ मुशद्दद कहलाएगा। मुशद्दद का पता चल गया, तशदीद का पता चल गया। इसके अंदर कोई किसी किस्म का अबहाम है तो मुझे बता दें, या क्लियर है? रेज कर दूं इसको? कितने हो गए हरकत सलासा हमारे? 5 हो गए, 3 रह गए। सलासा 3 थे, 2 ये हो गए, 5 हो गए। ठीक है। अच्छा, अब अगला हम पढ़ते हैं तनवीन को। तनवीन पढ़ते हैं। तनवीन क्या होता है? कोई आइडिया हो? हम देखते हैं कि बाज अल्फाजों के ऊपर बाज हरूफ ऐसे होते हैं, हरूफ जिन पर डबल जबर, डबल जेर या डबल पेश आ जाए, होती है ना। तो बाज औकात ऐसे हरूफों से पाला पड़ता है, ऐसे हरूफ हमें देखने के लिए मिलते हैं जिनके ऊपर डबल जबर आता है या डबल जेर आती है या डबल पेश आता है। तो डबल जबर या डबल जेर या डबल पेश ये तनवीन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? तनवीन होते हैं। ये जिन पर ये आए वो क्या होती है? वो तनवीन कहलाते हैं, वो तनवीन होते हैं। अच्छा, अब जिस हर्फ के ऊपर जिस हर्फ के आप तनवीन, आप कोई तनवीन की मिसाल सुनाएंगे मुझे? तकरीबन, हम ले लेते हैं तकरीबन। ये देखो, अब ये बे के ऊपर आ रहा है ना? तो अब ये वाला जो है ये तनवीन है। ये क्या है? तनवीन है। और बे के ऊपर है तो जिस हरफ के ऊपर आएगा वो मुतव्वन कहलाएगा। तनवीन की अलामत है, पहले हम मुतव्वन लिख लेते हैं। मुतव्वन, जिस हरफ पर तनवीन की अलामत आएगी वो हरफ मुतव्वन कहलाएगा। क्लियर हो गया? तनवीन बाज हरूफ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हमें वास्ता पड़ता है डबल जबर का, डबल जेर का, डबल पेश का। तो ये डबल जबर, डबल जेर या डबल पेश क्या होते हैं? तनवीन होते हैं। ये क्या होते हैं? तनवीन। और जिन हरूफ के ऊपर तनवीन की अलामत आएगी वो हरूफ क्या कहलाएंगे? मुतव्वन। उन हरूफ को मुतव्वन कहा जाएगा। ये भी क्लियर हो गया?
अब अगला है हमारा मद। 6 हो गए, सेकंड लास्ट जा रहा है। मद क्या होता है? बड़ा पढ़ा है हमने मद, हरूफे मकदूदा शमदूदा बड़े पढ़े हैं ना। तो ये मद क्या होती है? अगर किसी हर्फ को ज्यादा ही लंबा खींचना है, अगर किसी हर्फ को आपने ज्यादा लंबा खींचना है तो वहां पे मद का इस्तेमाल होगा। और मद की अलामत ये होती है, मद कहते हैं अलमद्दा, ये मद है। ठीक है सर, हमारा लेक्चर यहीं से शुरू हुआ था और सेकंड लास्ट पे आगे खत्म हो रहा है। तो ये मद है। तो ये इसका काम क्या है कि ये अलामत मतलूबा हरूफ को लंबा खींचने के लिए इस्तेमाल होती है। लंबा खींचने के लिए इस्तेमाल होती है। अब आप मेरी कोई एग्जांपल सुनाएं जिसमें मद्दा का इस्तेमाल हो। नहीं, ये तो शुरू में आ गया ना, हमने बीच में लेके आना। जैसे इज्जत करते हैं, कभी देखा है आपने? अब हमने मद्दे का इस्तेमाल किया बीच में। पहले जितना भी हमने मद्दे का इस्तेमाल किया था वो शुरू में किया था। अब यहाँ पे हमने इज्जत माप, अलफ को हमने खींचा है, इज्जत माप, ऐसे पढ़ेंगे ना, इज्जत माप। अब हमने अल्फ को खींचा है, तो हरूफ को खींचने के लिए मद्दे का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब ये तो मद्दे का हो गया इस्तेमाल, मद्दे की हमने तारीफ भी बयान कर दी। अब जिस हरफ के ऊपर मद्दा आता है उसको क्या कहलाते हैं? उसको कहते हैं ममदूदा। ममदूदा क्या होता है? ऐसे हरूफ जिन पर मद की अलामत आए, ममदूदा कहलाते हैं। इसमें ममदूदा क्या है? इसमें ये वाला हर्फ ममदूदा है, अलिफ। इसमें ममदूदा क्या है? अलिफ ममदूदा है, क्योंकि उसके ऊपर हमने मद्दा डाल दिया। तो ऐसे हरूफ जिनके ऊपर मद्दा आ जाए वो हरूफ क्या कहलाते हैं? ममदूदा कहलाते हैं। और ममदूदा को तो हमने बड़ा डीपली पढ़ा है, आगे ममदूदा की इकसाम ये वो सारा कुछ पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है, तो मद भी क्लियर होगी। अब हमारा इस लेक्चर का आखिरी अलामत, आखिरी अलामत पढ़ते हैं। आखिरी अलामत पढ़ते हैं वक्फ की। किसकी? वक्फ पढ़ते हैं। अलामतें और भी पढ़ी, जैसे सीधा अल्फ खींचते हैं, जिसको खड़ा अल्फ भी बोलते हैं। जैसे इसहाक के अंदर आता है, या इस्माइल के अंदर आता है, या फिर आप अब्दुर रहमान खड़ा जबर आता है, आते हैं ना, उसको भी पढ़ना है। तो इस तरीके का भी काफ़ी सारा पढ़ा, लेकिन इस लेक्चर का आखिरी जो सिंबल है या आखिरी हमारी ये हरकत है वो पढ़ते हैं, और वो पढ़ते हैं वक्फ। वक्फ किसको बोलते हैं? अगर एक साकन के बाद
हरकत सलासा के बाद एक साकन आता है ना। अच्छा, एक साकन के बाद दूसरा भी साकन आता है, एक जज्म के बाद दूसरी जज्म फिर आई, यानी कि य के बाद दीगरे दो हरूफों पर जज्म आ जाए, य के बाद दीगरे दो हरूफों पर जज्म आ जाए, तो वो जो आखिरी हर्फ होगा वो वक्फ कहलाए, उसको क्या कहते हैं? वक्फ। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे हरूफ हरफे साकन, हरफे साकन के बाद फिर साकन आ जाए, फिर साकन आ जाए, पहले भी हरफे साकन आया था और साकन के बाद फिर साकन आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा? वो हमारा होगा, तो आखिरी हर्फ जो है, तो आखिरी हर्फ वक्फ कहलाएगा। आखिरी हर्फ का आखिरी हर्फ क्या होगा? आखिरी हर्फ वक्फ होगा, वक्फ होगा। अब मैंने आपको अलामत बताई थी कि हरकत सलासा आए, 1 2 3, एक लफ्ज लिख रहे हैं आप, लफ्ज, एक लफ्ज के ऊपर पहले, जैसे पहले हमने क्या इंतजाम था, तो क्या निजाम था। अच्छा, अब हुआ क्या कि वो आखिरी जो मीम था अकेला था, आखिरी मीम अकेला था और उसके ऊपर एक ही जज्म आई थी। तो अब बाज़ औक़ात आपका ऐसे अल्फाज के अंदर ऐसे हरूफ से वास्ता पड़ेगा जिनके आखिरी दो हरूफ के ऊपर हरकत सलासा नहीं होंगी, आखिरी दो हरूफ के ऊपर हरकत सलासा नहीं होंगी। तो जब आखिरी हरूफ के ऊपर दो हरूफ के ऊपर, आखिरी दो हरूफ के ऊपर हरकत सलासा ना होंगी, तो मतलब आखिरी दोनों हरूफ क्या हो जाएंगे? जज़म के ज़िम्रे में आ जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? वक्फ। वो क्या हो जाएगा? वक्फ। अब जज़म के अंदर तो हल्की फुल्की गुंजाइश होती है ना कि आप उसको, उसकी बात को अगले के साथ मिला दें, लेकिन जब दो जज़म आ जाएंगे तो फिर वक्फ हो जाएगा। वक्फ का मतलब है कि आपने वहां पे ठहर जाना है, वहां पे आपने ठहर जाना है, वहां पे आपकी इनवर्स, आपकी जो आयत है, आपका जो वो पैरा है, सॉरी आपका जो वो फिक्रा है, आपका वो फिक्रा खत्म हो जाएगा, आपका वो लफ्ज वहां पे मुकम्मल हो जाएगा। तो हरफे साकन के बाद फिर साकन आए तो आखिरी हर्फ वक्फ हो। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब वक्फ हो गया। अब जिसके ऊपर, जिस आखिरी हर्फ के ऊपर वक्फ की अलामत और वक्फ की अलामत जस्म की क्या है? यही है ना, है ना? तो आप ऐसे समझ लें कि दो हरूफ है, उनके ऊपर जस्में आ गए, ऐसे आप समझ लें, लाम और मीम में दोनों के ऊपर जस्में आ गई। अब ये मीम जो है, ये मीम जस्म नहीं रहेगा, अब ये मीम क्या बन जाएगा? वक्फ हो, ये वक्फ हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो आखिरी मीम है इसको क्या कहेंगे? मौकूफ। इसको क्या कहेंगे? मौकूफ। मौकूफ। मैं आपको जोड़ पढ़ाता हूं ख्वाब के। ख्वाब का जोड़ हमने पढ़ा है ना, पहले लेक्चर्स के अंदर भी पढ़ा था, मैं दोबारा पढ़ के सुनाता हूं। अब ये देखो, खे व हो व मादुल्ला अलिफ साकन, अलिफ साकन, बेमौकूफ। अब एक तो अलिफ साकन है और बे के ऊपर भी कोई अलामत नहीं है, तो अब मतलब कि दोनों अलिफ भी साकन है और बे जो है ये भी साकन हो गया, तो अब बेमौकूफ हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर भी कोई अलामत नहीं। खे जो है
क्या था, नुक्ते वाले उनको क्या बोला जाता है, मनकूता। हे मनकूता वा मादुल्ला, हे मनकूता वा मादुल्ला अल्फ साकन बेमौकूफ, ये इसके जोड़ बनेंगे, ऐसे बनेंगे ना जोड़ इसके। अच्छा, अब अल्फ साकन है, जब अल्फ साकन है और बे के ऊपर भी कोई अलामत नहीं है तो फिर बे क्या हो जाएगा, मौकूफ हो जाएगा। बे क्या हो जाएगा, मौकूफ हो जाएगा, यानी कि ये वक्फ हो जाएगा। तो मौकूफ क्या होते हैं, ऐसे हरूफ जिन पर वक्फ आए, जिन पर वक्फ आए मौकूफ कहलाते हैं, मौकूफ कहलाते हैं। इसकी मैंने आपको अभी एग्जांपल इसका जोड़ करके सुनाई है, इसका जोड़ खे मनकूता वा मदुल्ला अल्फ साकन, अल्फ साकन है तो बे के ऊपर भी कोई अलामत नहीं, तो बेवकूफ हो जाएगा। खे तो खे वा मादुल्ला अल्फ साकन बेमौकूफ, या खे मनकूता वा मादुल्ला अल्फ साकन बेमौकूफ। अब जो बे है ये क्या हो गया है, मौकूफ हो गया, क्योंकि इसके ऊपर भी कोई अलामत नहीं है और ये भी साकन है। जिसके ऊपर हरकत सलासा ना आए वो क्या होते हैं, साकन या वो मजजूम। साकन या मजजूम एक ही बात होगी ना, तो आप इसको अलफ को साकन पढ़ते हैं या मजजूम पढ़ते हैं, तो साकन के बाद जो हर्फ आएगा उसके ऊपर अलामत नहीं है तो वो क्या वो क्या हो जाएगा, वक्फ हो जाएगा, वो मौकूफ हो जाएगा। तो ऐसे हरूफ जिन पर वक्फ आए, वक्फ की अलामत आए, वक्फ की अलामत आए, तो यहाँ पे आप लिख दें वक्फ की अलामत आए वो मौकूफ कहलाते हैं। 8 हो गए हमारे, है ना, 8 हमने करने। बाकी कोई आप में डिबेट करना चाहता है, किसी को समझ नहीं आई आज के लेक्चर के अंदर, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर कल से इंशाल्लाह ताला इसके लेक्चर की वीडियो तो नहीं होगी, कल से क्या होगा कि हमारी यहाँ पे बैठ के डिबेट करेंगे और टीचिंग की स्किल्स को पॉलिश करने के लिए, टीचिंग की स्किल्स को दोबारा से अजबर करने के लिए कुछ टीचिंग स्किल्स को हम आपस में उसकी बहस करेंगे, एक दूसरे के साथ टीचिंग स्किल्स को शेयर करेंगे कल वाले लेक्चर में इंशाल्लाह। ठीक होगी बात। तो बाकी है किसी को अबहाम या किसी किस्म की तशनगी है आज के लेक्चर में तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके।